हेलो गाइस, आज हम लोग सबसे पहले मल्टीपल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से जब हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा था, तो किसी आर्बिट्री चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण से हम लोगों ने किसी पॉइंट पर उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका एक एक्सपेंशन निकाला था और उसी को हम लोग ने मल्टीपल एक्सपेंशन किया कहा था। उसी तरह से यहाँ पर हमारा जो मल्टीपल एक्सपेंशन मैग्नेटिज्म में है, उसका मतलब होता है कि हमारे पास किस तरह का करंट कन्फिग्रेशन होगा और उसके कारण से हम किसी आर्बिट्री पोजिशन पे उसके कारण से जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होगा उसको लिखे। मान लेते हैं हमारे पास कोई आर्बिट्री करंट कैरिंग एक लूप है और इसके हम किसी पॉइंट को मान लेते हैं जो कि आर डैश पोजिशन वेक्टर पे है और उसके अलॉन्ग हमारे पास इस वायर का एक छोटा सा डीएल एलिमेंट है। इस पॉइंट से हमारे पास एक आर्बिट्री पोजीशन जहां पर हमें अपने मैग्नेटिक वेक्टर पोजीशन को डिटरमाइन करना है जो कि आर पोजीशन वेक्टर पे है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को हम लोग करली आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में हम लोग अपने वेक्टर पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन था हमारे एक लीनियर करंट सिस्टम के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है उसे कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे यहाँ आर डैश वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। इन दैट कंडीशन हम लोग कोसाइन रूल का यूज़ करते हुए इस कर्ली आर वेक्टर को लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, एक्चुअली उसके मैग्नीट्यूड को। इससे हम लोग 1 बाय कर्ली आर का एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस पे हम लोग -1/2 पावर को बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपैंड करते हैं तो इससे जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है उससे हम लोग एक खास तरह के पॉलिनोमियल लेजेंडरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग 1 बाय कर्ली आर के एक्सप्रेशन को अपने वेक्टर पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। इसमें से हम लोग 1/r को अपने समेशन के अंदर ले जा सकते हैं और समेशन और इंटीग्रल को आपस में कुछ खास तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं और उससे जो हमें अपना एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। इस तरह से हमें किसी भी आर्बिट्री लूप के कारण से जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है उसका ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है और ये एक्सप्रेशन को ही हम लोग मल्टीपल एक्सपेंशन कहते हैं मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ जो हम लोग ने मल्टीपल एक्सपेंशन किया था और देखा था कैसे उसमें मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल, ऑक्टोपोल के अलग अलग टर्म्स आ रहे थे इंटीग्रल के कारण से। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी वैसे ही टर्म्स आएंगे। एक मोनोपोल टर्म आएगा, एक डाइपोल टर्म आएगा, एक क्वाड्रुपोल टर्म आएगा, ऑक्टोपोल टर्म आएगा, ऐसे ही आते जाएंगे। अब हम इनमें से कुछ टर्म्स को देखते हैं और कुछ खास बातों को नोटिस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने समेशन को एक्सपैंड करते हैं जो कि बेसिकली अलग अलग इंटीग्रल्स का समेशन है तो उससे हमें कुछ अलग अलग ढंग के ये इंटीग्रल्स देखने को मिलते हैं। इसमें से हमारा पहला टर्म जो है वो मोनोपोल टर्म है, दूसरा टर्म डाइपोल टर्म है, तीसरा टर्म हमारा क्वाड्रुपोल टर्म है। ऐसे ही हमारे पास ढेर सारे टर्म्स होंगे। इनमें से अगर हम पहले वाले टर्म जो हमारा मोनोपोल टर्म है उसे हम ध्यान से नोटिस करेंगे तो हम कुछ खास बात को ऑब्जर्व करेंगे। हमारे मोनोपोल के अंदर में एक क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा डीएल वेक्टर और कुछ नहीं बल्कि लूप के ऊपर हमारे जो छोटे से उसका एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमल सेगमेंट था। बट अगर हम उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स को जोड़ देते हैं देन वो टोटल वेक्टर जो है, चूंकि ये लूप है तो टोटल उसका समेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो मोनोपोल टर्म है वो हमेशा 0 होगा। दैट मीन्स कि हमारा जो मोनोपोल है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये बात सही भी है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ने जब ए को डिफाइन किया था, हम लोग ने वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो हम लोग ने इस बात का ही यूज़ किया था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइवर्जेंस लेस है। इसका मतलब है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते देन हमारे पास किसी ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ जो हमारे सोर्स या सिंक की तरह काम कर रहा होता। और इसीलिए जब हम लोग ने ए का यहाँ पे एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया तो उसमें मोनोपोल का टर्म हमारा 0 आया, बिकॉज हमारा मोनोपोल्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो सबसे पहला डोमिनेंट टर्म होता है वो हमारे पास डाइपोल एक्सपेंशन का आता है, ये जो हमारा दूसरा टर्म है उसका। क्योंकि हम लोग ये बात को भी रियलाइज कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे हम लोग को और सारे टर्म्स का जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, बिकॉज उनमें आर के और भी ग्रेटर पावर्स के इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसका मतलब है कि दूर जाने के कारण से उनका जो टर्म आ रहा होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा। इसीलिए अगर हम लोग जनरली अगर हमारे पास ऐसा कोई करंट करेंट लूप होगा तो चूंकि हमारा मोनोपोल टर्म 0 हमेशा हो रहा है तो हमारे पास जो डोमिनेंट टर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका डाइपोल होगा। ये डाइपोल टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
बिकॉज़ हम लोग को मैग्नेटिज़्म में बार-बार हम लोग करंट कैरिंग लूप्स को ध्यान से देखेंगे और उसमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट उसका टर्म आएगा, जो उसके मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर रहा होगा या मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को डिटरमाइन कर रहा होगा, वो डायपोल का ही होगा। तो चलिए अब हम इस डायपोल वाले टर्म को ध्यान से और अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा डायपोल वाला टर्म हो जाता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के मल्टीपल एक्सपेंशन का, जो कि हमारा डोमिनेंट टर्म है। किसी भी यूजुअली हम लोग जब भी किसी करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है या उसके कारण जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हो रहा है उसमें, अगर हमारे पास जो ये इसमें इंटीग्रल है उसे हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा सा चेंज करें, देन हम उससे कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे कि हम उससे एक एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फाइनली हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें से हमारे पास जो डी ए वेक्टर का इंटीग्रल है, यहाँ पर हमारे पास एक एरिया वेक्टर का इंटीग्रल है, यानी कि बेसिकली उसका एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमली हमारे पास एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है और उस एरिया एलिमेंट में हमारे पास जो उसके पास एक डायरेक्शन भी है जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। और इसका हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आई और इस दोनों ही टर्म को कंबाइन करके हम लोग एक नया टर्म क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर करंट इंटू जो हमारा वेक्टर एरिया है, जो कि एक्चुअल में हमारे जो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स हैं जिनके साथ हम लोग एक डायरेक्शन को असाइन कर रखे हैं उसका एक वेक्टर फॉर्म में और उसका समेशन ले रखे हुए हैं, उसको जो हम लोग करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस क्वांटिटी को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान देना है कि जो हमारा एम वेक्टर है उसमें जो हम लोग डी ए वेक्टर का इंटीग्रल ले रहे हैं उसमें किसी भी छोटे से एरिया एलिमेंट के पास हमारे पास दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो सकते हैं अगर हमारे पास सरफेस फ्लैट है। इन दैट कंडीशन हमारे पास अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगे तो हम उससे कौन सा डायरेक्शन चूज करेंगे। सो बेसिकली हम लोग अपने करंट को देखेंगे और करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग हम लोग अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे और उसके अनुसार जो राइट हैंड से हमारा जो डायरेक्शन आएगा उस डायरेक्शन में हम लोग डी ए वेक्टर को असाइन करेंगे। और अगर हमारा सरफेस जो है वो फ्लैट है देन ऐसे कंडीशन में हर एक का डायरेक्शन सेम ही रहेगा और इस कारण से एम का डायरेक्शन भी एग्जैक्टली उसी ढंग से हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे। अब अगर हम लोग सोचे और किसी ऐसे सिस्टम के बारे में सोचे, किसी ऐसे करंट कैरिंग सिस्टम के बारे में जिसमें कि हमारे पास कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन था मैग्नेटिक, मान लेते हैं हमारा जो लूप है वो इस ढंग से है कि वो एक्स वाई प्लेन में है और उसमें जो करंट बह रहा है उसके कारण से राइट हैंड रूल के हिसाब से जो एम वेक्टर के डायरेक्शन आ रहा है वो हमारे जेड कैप के अलॉन्ग आ रहा है, यानी कुछ ऐसा सिचुएशन। ऐसे कंडीशन में हम लोग अपने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर एम हमारे करंट और एरिया का प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो जेड और आर के बीच का जो क्रॉस है वो और कुछ नहीं बल्कि फाई कैप हो जाएगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा साइन थीटा हो जाएगा। सो ऐसे में हम लोग अपने इस पूरे एक्सप्रेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसके मैग्नेटिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं ए के कर्ल को कैलकुलेट करके, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ए का कर्ल होता है। यहाँ पर हम लोग ने ए वेक्टर के कर्ल को कैलकुलेट कर रखा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए हम लोग ने जो कर्ल का एक्सप्रेशन होता है हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स में उसका यूज़ किया है और यहाँ पर हम लोग ने फाई कैप वाले टर्म को ड्रॉप कर दिया है, बिकॉज उसके अंदर हम लोग के पास दोनों जो टर्म्स आते हैं अंदर में वो हम लोग ए के आर कॉम्पोनेंट और थीटा कॉम्पोनेंट पे डिपेंडेंट टर्म्स होते हैं, बट हमें पता है कि वो दोनों ही टर्म्स जो होते हैं वो जीरो है यहाँ पे, बिकॉज हमारा जो ए है वो कम्प्लीटली फाई कैप के कॉम्पोनेंट में है, इसलिए वो टर्म जीरो होने वाला है, इसलिए हमने उसे ड्रॉप कर दिया है। अगर हम यहाँ पर जो पूरा एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करें और कैलकुलेशन को फिनिश करें तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। अगर हम ध्यान देंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ हद तक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सप्रेशन आता है उससे मिलता जुलता है। इस तरह से किसी भी करंट कैरिंग लूप के कारण से हम लोग के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बहुत दूर के लोकेशन में उसमें इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस बात को अज्यूम करते हुए कि उसके अंदर जो हमारा करंट है उसका जो डोमिनेंट इफेक्ट है वो एक डायपोल की तरह का होगा। इसके बाद अब हम लोग हेल्महोल्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। हेल्महोल्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली एक ऐसा पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसमें कि हम लोग दो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स का यूज़ करते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हम लोग एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है और हमें किसी पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग उसमें भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग हमारे पास हमें एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स लेंगे सच दैट कि उनका सेंटर इस लाइन के अलॉन्ग अलाई करे, दोनों ही इस
पॉइंट से बराबर दूरी पे लाई करें और सच दैट दोनों ही इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो, और उन दोनों में ही सेम डायरेक्शन में करंट कर देंगे इस ढंग से सच दैट दोनों के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पॉइंट ओ पे प्रोड्यूस हो रहा हो वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा हो जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो। अब अगर हमारे पास कोई एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो और उसके सेंटर से एक्सिस के अलोंग z डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, देन उस पे जो हम लोग अपने मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को लिखते हैं उसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब हम लोग O से Z डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, देन हम लोग उससे जो हमारे दोनों लूप्स हैं उस तक के डिस्टेंस किसी एक के तक उसका डिस्टेंस हो जाएगा, उसमें से d/2 घटाने के बाद z माइनस d/2 और एक हो जाएगा z प्लस d/2। और हम इसका यूज़ करते हुए अपना जो इस कन्फिग्रेशन है उसके कारण से इस एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास कोई भी पॉइंट जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है उस पर हम लोग इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें इस पॉइंट O जो कि हमारा z इक्वल टू 0 के कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट है उस पे हम लोग चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड न के बराबर चेंज हो, तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया है उसके डेरिवेटिव को 0 कर दे, बिकॉज दैट मीन्स कि हमारे पास इस पॉइंट केवल अप्रोक्सीमेटली 0 चेंज आ रहा है। अगर हम अपने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका z के टर्म्स में जो डेरिवेटिव है उसको कैलकुलेट करें तो उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आएगा। ये एक्सप्रेशन देखने में काफ़ी ख़राब सा लग रहा है, बट अगर हम एक बात यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हम ये बात नोटिस करेंगे कि जैसे ही हम लोग z को 0 सब्सटीट्यूट करते हैं देन हमारा ये वाला टर्म जो है वो d/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, साथ साथ ये भी d/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला टर्म हमारा माइनस d/2 बन जाएगा और ये वाला टर्म हमारा प्लस d/2 बन जाएगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे इन दैट कंडीशन ये वाला टर्म एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो गया, बट ये और ये वाले टर्म्स आपस में नेगेटिव हो गए और हम इन दोनों का ही आपस में सम ले रहे हैं जो टोटल 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग z इक्वल टू 0 पे इस चीज़ को कैलकुलेट करें देन हम देखेंगे कि वो हमें 0 ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले से ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर में काफ़ी कम चेंज आ रहा है। बट क्या हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं या इस कंडीशन को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है? इस कंडीशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम लोग के पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डबल डेरिवेटिव को भी z के रिस्पेक्ट में 0 कर दिया जाए। इन दैट कंडीशन हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें और ज़्यादा कंसिस्टेंसी आ जाएगी, वो और ज़्यादा कॉन्स्टेंट जैसा बिहेव करेगा। अगर हम अपने मैग्नेटिक फील्ड के डबल डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर हम लोग z इक्वल टू 0 पे इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। सो ये हमारा z इक्वल टू 2 पे z के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का डबल डेरिवेटिव है। अगर हम इसे भी 0 करना चाहें तो ध्यान से देखेंगे तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग इस टर्म को 0 कर दें। अगर हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाता है देन हमारा पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा और इसके अलावा कोई भी हमारे पास टर्म नहीं है जिसे हम 0 कर सकते हैं, बिकॉज अदर इसमें से किसी और टर्म को अगर हम 0 कर देते हैं देन मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जाएगा, या फिर हमारे पास कोई ऐसा कन्फिग्रेशन मिल जाएगा जो पॉसिबल ही नहीं है। सो हम लोग यही करते हैं और d को r के बराबर कर देते हैं। दैट मीन्स कि हमारे हेमहोल्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन में जहाँ पर हम लोग के पास दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स थे और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस d था, हम उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस के बराबर कर देते हैं। इन दैट कंडीशन हमारा डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा और इसके कारण से हमारे पास उन दोनों के सेंटर्स के एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट आता है, उसके अराउंड उसके में चेंजेस जो होती हैं वो बहुत कम होते हैं। सो हमारा हेमहोल्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का दिखता है और ऐसे कंडीशन में हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस लाइन के लॉन्ग किसी पॉइंट पे हम लोग ने अपना एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था उसमें अगर हम लोग इसकी वैल्यूज़ को डी की वैल्यू को अप्रोप्रिएटली सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। अब हम इसी में z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो सेंटर पे एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो चली आएगी। सो हेमहोल्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली लैबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम लोग कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस कर सकें। इसके बाद हम लोग हॉल इफेक्ट को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस हॉल इफेक्ट की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी रीजन में। मान लेते हैं हमारे पास कोई मेटेलिक स्लैब है और इसमें किसी एक फेस के थ्रू हमारे पास करंट एंटर कर रहा है, दूसरे के थ्रू एग्जिट कर रहा है।
इसके परपेंडिकुलर हमारे पास दो फेसेस होंगे, जिसमें से एक को हम लोग विड्थ मान लेते हैं और एक को हम लोग थिकनेस मान लेते हैं। थिकनेस वो फेस है जिसके थ्रू हमारे से एक मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, और साथ ही साथ इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हमारे पास जो रिमेनिंग डायमेंशन है स्लैब का, उसको हम लोग लेंथ मान लेते हैं, जो कि करंट के पैरेलल होगा। सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि एक स्लैब है जिसके थ्रू हमारे पास एक करंट कंडक्ट हो रहा है, और साथ साथ वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब हम यहाँ एक बात क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे जो करंट कैरिंग पार्टिकल्स होंगे, जिसको हम यहाँ पर के फिलहाल के अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, बिकॉज जनरली हम लोग उसी की डायरेक्शन में करंट को फ्लो मानते हैं। देन ऐसे कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड के कारण से उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, और इस कारण से वो हमारे करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही डायरेक्शन से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम अपने स्लैब को इस तरफ से ध्यान से देखें तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि इस तरह से हमारा कुछ करंट क्रॉस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से स्क्रीन से बाहर की ओर आ रही है। ऐसे में जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि जिसके कारण से हमारा करंट का फ्लो हो रहा है, वो इस कंडीशन में इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। इस कारण से हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है, जिसके कारण से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, वो नीचे की ओर डिफ्लेक्ट कर जाएंगे और नीचे पे अक्यूमुलेट होने लगेंगे। बट ये हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं रहेगा, बिकॉज एक पॉइंट आएगा जब इसके कारण से नीचे में इतने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे कि एक ऐसा सिस्टम जनरेट हो जाएगा सच दैट कि अब और आने वाले पॉजिटिव चार्जेस को वो डिफ्लेक्ट करेगा, और इसके कारण से रिपल्शन के कारण से उसके बीच में टोटल हमारा कोई नेट मोशन नहीं रह जाएगा। इस कारण से हमारा करंट आराम से फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। इसी इफेक्ट को हम लोग हॉल इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या हुआ कि हम लोग ने जब एक कंडक्टिंग मेटेलिक स्लैब को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, देन ऐसे कंडीशन में उस करंट में पहले तो हमें कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिला, जिस कारण से हमारा करंट सपोजिटली थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट एक पॉइंट के बाद हमारे पास इतना चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा कि वो हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उसको एग्जैक्टली अपोज कर देगा, और इस कारण से हमारा एक कॉन्स्टेंट करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक तरह का इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सो बेसिकली इसी इफेक्ट को हम लोग हॉल इफेक्ट कहते हैं। और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, देन हम लोग इसके कुछ खास रिलेशंस लिख सकते हैं, और जिसकी मदद से हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारा जो चार्ज सिस्टम अक्यूमुलेट हो जाता है, इसी कारण से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाती है। इन दैट कंडीशन हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स आ रहा है, उन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो इससे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। अब हमें इस करंट के थ्रू इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन की मदद से अपने पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर कि टी हमारा थिकनेस ऑफ स्लैब हो जाता है। यहाँ पर अगर हम अपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन का यूज़ करें तो इससे हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने करंट के एक्सप्रेशन को हम लोग कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने बेसिकली ये जो टर्म है वो हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया का है। क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर हमारे पास नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, देन Ne इतना चार्ज v वेलोसिटी से जगह से क्रॉस कर रहा होगा। सो इस कारण से हम लोग अपने करंट को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर एक्चुअली हम ध्यान देंगे तो NVE हमारा J हो जाएगा और T इंटू डब्ल्यू हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। अब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन और साथ साथ करंट का एक्सप्रेशन दोनों में ही हम देखेंगे कि V इंटू टी का प्रोडक्ट का टर्म है हमारे पास। अगर हम लोग V इंटू टी के प्रोडक्ट को टर्म दोनों से ही को कैलकुलेट करें और आपस में इक्वेट करें तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। सो इस तरह से हम लोग अपने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से ऑब्टेन हो रहा हो। अगर हम ध्यान से देखें तो इन जनरल हमारे पास सपोज दैट कोई अगर अननोन मैग्नेटिक फील्ड है किसी करंट रीजन में, और वहाँ पे हम लोग सेम ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दे रहे हैं, इन दैट कंडीशन अगर हमें मटेरियल के बारे में चीज़ें पता है और उसके डायमेंशंस पता है, देन हमें एन डब्ल्यू ई आई और वी, चूँकि करंट हम कितना पास कर रहे हैं और पोटेंशियल डेवलप कितना डेवलप हुआ, इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स पता होंगे। इन दैट कंडीशन हम लोग इसी हॉल इफेक्ट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को, जो अननोन मैग्नेटिक फील्ड है, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हॉल इफेक्ट क्या है? तो बेसिकली जब हम किसी करंट कैरिंग स्लैब को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं, तो उसके दो परपेंडिकुलर फेसेस पे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के ही परपेंडिकुलर होते हैं, उस पर हम लोग एक धीरे धीरे करके एक पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप होता हुआ देखते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेता है। तो हम लोग ने यहाँ पर वो एक्सप्रेशन देखा जिसके कारण से अगर एक कोई गिवन करंट हमारे पास हो, एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड हो,
और हमें उस मटेरियल के बारे में और स्लैब के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में पता हो, देन हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस डेवलप हो सके। हम लोग ने ये देखा कि इस हॉल इफेक्ट का यूज़ करते हुए, हम लोग रिवर्स यूज़ करते हुए कितना अननोन मैग्नेटिक फील्ड है इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन कि हमारे पास जो स्लैब उसके थ्रू कितना करंट बह रहा है, और हमारे पास कोई डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल को मेजर कर सके, और साथ ही साथ हमें उसके मटेरियल और उसके डायमेंशंस के बारे में पता है। तो आज हम लोग ने किसी करंट कैरिंग लूप के कारण से किसी आर्बिट्री पॉइंट पर जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है, उसका जो उसका जो एक्सप्रेशन होता है, जिसे कि हम मल्टीपोल एक्सपेंशन कहते हैं, उसे हम लोग ने देखा। इसके साथ ही साथ हम लोग ने उसके अंदर के डोमिनेंट टर्म डाइपोल को, जो हमारा डाइपोल मोमेंट का है, उसको ध्यान से देखा। उसके कारण से किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे कैलकुलेट किया। साथ ही साथ हम लोगों ने हेल्महोल्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन को देखा और साथ-साथ हॉल इफेक्ट को देखा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।